तो दोस्तों माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। माइन वेंटिलेशन का यह है लेक्चर नंबर 1 जिसमें कि हम माइन गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब माइन गैसेस के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो शुरू से एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या कैसी कैसी चीजें हैं, है ना। जैसे कि एटमॉस्फेरिक, अब एटमॉस्फेरिक एयर की अगर हम बात करें, अब चूंकि वेंटिलेशन है तो हमें हवा के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। तो एटमॉस्फेरिक एयर और उसके कंपोजिशन की हम अगर बात करें तो इसमें एटमॉस्फेरिक एयर वो होता है, मतलब इसमें बहुत सारी गैसेस का ये एक मिक्सचर होता है। मतलब कि जो हवा हम सांस लेते हैं उसमें उसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। सारी की सारी गैसेस हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, जिसमें से कि ऑक्सीजन का हम यूज जब करते हैं, हमारी बॉडी यूज करती है, ग्लूकोज बनाती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और उसके साथ ही हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लूकोज बनते टाइम या ग्लूकोज के ब्रेक डाउन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। सांस के थ्रू ही निकलता है और कहीं से नहीं निकलता है, तो इसकी टेंशन ना लीजिए। और बाकी इसका जो कंपोजिशन है वो पूरे अर्थ के सरफेस पे लगभग लगभग सेम है। मतलब कि जो परसेंटेज पाया जाता है अलग अलग गैसेस का, वो अर्थ के सरफेस पे हर जगह सेम ही है ना। मतलब कि सी लेवल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, उसके बाद जो है तो कंपोजिशन में बदलाव देखने को मिलता है। अब अगर हम कंपोजिशन की ही बात कर रहे हैं तो इसमें आपका ना ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये तीन तो मेन गैसेस हैं जो कि सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, है ना। तो ये इनका परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, इतने परसेंटेज बाय वॉल्यूम में ये पाए जाते हैं, है ना। और ये ग्राफ के बेसिस पे अगर आप जानना चाहें तो उसके बेसिस पे भी कि भाई हमारा ऑक्सीजन जो है तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, और फिर बाकी की अदर गैसेस जो है तो 1% में 2% जो भी बचता है तो उसमें बाकी की अदर गैसेस पूरी इंक्लूडेड रहती है 1% में। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी है, आइडिया होना चाहिए क्योंकि शुरुआती है ना। अब जितनी भी गैसेस हमने देखी हैं, ठीक है, तो द टोटल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस इज लेस देन 0.01%। अदर गैसेस का जो टोटल अमाउंट है वो 0.01% है। अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर की हम बात करें तो मॉइस्चर भी उसमें हर वक्त मौजूद रहता है, ठीक है। लगभग 1% से लेके 6% तक मॉइस्चर जो है तो आपका मौजूद रहता है ना। तो मॉइस्चर जो है तो मॉइस्चर भी एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि मॉइस्चर के कारण ही ह्यूमिडिटी जनरेट होती है, और ह्यूमिडिटी हमारे माइंड्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब माइन गैसेस की अगर हम बात करें तो इसमें आता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि एल्डिहाइड्स, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस टाइप की अलग अलग गैसेस जो है तो हमारे माइंस एयर में पाई जाती हैं, ठीक है। जो हमारा कंपोजिशन है माइंस के एटमॉस्फेयर, क्योंकि माइंस के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, तो गैसी कोल माइंस के रिटर्न एयरवे की अगर हम बात करें तो वहां पर ऑक्सीजन जो है तो 20.28% है, 78.90% जो है तो कार्बन नाइट्रोजन पाया जाता है, 0.36% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, एंड 0.46% आपका मीथेन गैस होता है, ठीक है। अब रिटर्न एयरवे में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन जो है तो उसकी वो धीरे उसकी हमेशा ऑक्सीजन की कमी होती है। रिटर्न एयरवे में ऑक्सीजन कम होता है, क्योंकि ज्यादातर क्या है कि रिटर्न एयरवे में हमेशा वो हवा आती है जो कि ऑलरेडी यूज्ड अप हो चुकी है, जिसका ऑक्सीजन ऑलरेडी ह्यूमन बींग्स के द्वारा और मशीनरीज के द्वारा यूज्ड अप हो चुका है, ठीक है। तो वहां पे जो रिटर्न एयरवे में हवा होती है उसमें ऑक्सीजन का डिप्लीशन होता है, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होगी। और वहीं पे माइन गैसेस में जो अदर माइन गैसेस है उनसे जो है तो वो कंटामिनेटेड होगा, गंदा रहेगा, ठीक है। बेसिकली गंदी हवा होती है वहां पे। अब वो गंदी हवा किसके कारण आती है, जिसे हम इम्प्योरिटीज भी कह सकते हैं, वो इम्प्योरिटीज कहां से आती है, जब जो आदमी जो वर्कर्स हैं हमारे, जब वो लोग सांस छोड़ते हैं, है ना, एक्सहलेशन होता है। ये दो ही प्रोसेस होती है, एक इनहलेशन, एक दूसरा होता है एक्सहलेशन। इनहलेशन मतलब सांस अंदर खींचना, एक्सहलेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड देना। तो वहां से आता है। ब्लास्टिंग के कारण बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा, है ना, इम्प्योरिटीज देखने को मिलेंगी। अंडरग्राउंड फायर, अगर कहीं पे आग लगी हुई है उसके कारण होता है। लाइट्स कहीं पे जल रही होती हैं उसके कारण होता है, मतलब कि जैसे फ्लेम सेफ्टी लैंप हो गया। बैक्टीरियल एक्शन, मतलब कि आपका टिम्बर वगैरह है जो सपोर्ट के लिए आप यूज करते हो, उसमें भी कभी कभी वो सड़ने लगता है, तो उसके कारण भी अलग अलग
गैसेस निकलती हैं। और आपका जो स्ट्राटा है, जो आपका आसपास का स्ट्राटा है ना, जो ग्राउंड है, ग्राउंड में से भी आपका मीथेन गैस वगैरह निकलता है ना। जैसा कि हम ये सब चीजें पढ़ भी चुके हैं बहुत पहले, है ना। अगला आता है आपका फॉल या फिर पॉइजन गैसेस, पॉइजनस गैसेस दैट पॉल्यूट द एयर इन कोल माइंस आर कॉल्ड डैम्प, है ना। अब ऐसी गैसेस या ऐसी पॉइजनस गैसेस जिनके कारण हमारे कोल माइंस की जो हवा है वो क्या हो जाती है, वो गंदी हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है, तो उन गैसेस को हम क्या बोलते हैं, डैम्प कहते हैं। ठीक है, तो इंडियन कोल माइंस में जो जनरल टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं इन डैम्स के लिए, जैसे कि आता है ब्लैक डैम्प। ब्लैक डैम्प किसका है मिक्सचर, बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। नाइट्रोजन गैस का जब परसेंटेज बढ़ जाता है और उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक डैम्प बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है वो 5 से 18% का होता है लगभग, और बाकी का जो बचा कुचा है 95% से लेके आपका नीचे की तरफ जो है तो 80%, 82% तक का, वो आपका क्या होता है, नाइट्रोजन गैस वहां पे पाई जाती है उतने में। ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह पे तो नाइट्रोजन गैस आपकी पाई जाती है। कभी कभार हम इसको, ये जो ब्लैक डैम्प है, इसको चोक डैम्प या फिर स्टिथ के नाम से भी जानते हैं। फायर डैम्प, फायर डैम्प ये एक मैकेनिकल मिक्सचर है इनफ्लेमेबल गैसेस का, जो कि नेचुरली एमिट, मतलब नेचुरली आता है कहां से, कोल के स्ट्राटा से। ज्यादातर फायर डैम्प में कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। फायर डैम्प को मीथेन से हम कंपैरिजन करके चलते हैं, क्योंकि मीथेन ही एकमात्र ऐसी गैस है जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है और सबसे ज्यादा माइन एक्सप्लोजंस, अंडरग्राउंड माइन एक्सप्लोजंस जो है तो इसी के कारण जो है तो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। गुड मॉर्निंग कुणाल, रिवीजन हो रहा है आप लोगों का कुणाल, है ना। ईएमटी की क्लासेस अभी सस्पेंडेड रहेंगी जब तक आपका ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता माइंड वेंटिलेशन का, तब तक। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ईएमटी का क्लासेस हमारी दोबारा से रेज्यूम कर दी जाएंगी। ठीक है, सिलेबस आपका पहले कंप्लीट करना है इस वीक, और इस वीक मेरे पास भी, हाँ खैर छोड़िए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अब व्हाइट डैम्प होता है, तीसरे नंबर पे आता है व्हाइट डैम्प। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और एयर का मिक्सचर होता है। जब कोई पर्सन, किसी पर्सन की डेथ होती है तो वो बेसिकली व्हाइट कलर का हो जाता है, और इसीलिए इसको व्हाइट डैम्प नाम दिया गया। ठीक है, जब किसी की डेथ होती है इस गैस के सूंघने के कारण, तो उसको, वो उसका जो फेस होता है पूरी तरह से व्हाइट हो जाता है, इसलिए इसको व्हाइट डैम्प कहते हैं, है ना। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, व्हाइट डैम्प का, कार्बन मोनोऑक्साइड वर्ड के साथ ही, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रेस्पेक्ट में इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, व्हाइट डैम्प वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला आता है स्टिंक डैम्प। हाइड्रोजन सल्फाइड और एयर के मिक्सचर को हम स्टिंक डैम्प बोलते हैं। ठीक है, इसमें सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है तो ज्यादातर पाई जाती है, यूं कहे तो। ठीक है, इसको स्टिंक डैम्प इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट स्मेल्स लाइक रोटेन एग, इट स्मेल्स लाइक रोटेन एग, सड़े हुए अंडे की तरह इसकी खुशबू आती है। वाह 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 वाह, सड़ा हुआ अंडे की खुशबू। आफ्टर डैम, अब देखिए अब क्या होता है कि ये एक ऐसा मैकेनिकल मिक्सचर है जिसमें कि गैसेस एग्जिस्टिंग इन अ माइन आफ्टर एन एक्सप्लोजन, मतलब एक्सप्लोजन होने के बाद जो गैसेस माइंस में रहती हैं, जो हवा के मिक्सचर में पाई जाती हैं, उनको हम आफ्टर डैम बोलते हैं। इनमें जैसे कि फायर डैम्प एक्सप्लोजन हो गया, कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो गया, तो इनके इन एक्सप्लोजन के कारण जब आपकी अदर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आफ्टर डैम बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड कभी कभार पाई जाती है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी कभी कभार पाया जाता है। ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत ही लो होता है ना आफ्टर डैम में। जो आफ्टर डैम है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, पहला तो माइंस का जो एटमॉस्फेयर है आपका, एक्सप्लोजन के पहले वो कैसा था, माइंस का एटमॉस्फेयर एक्सप्लोजन के पहले कैसा था। ठीक है, कि मतलब कि बेसिकली आफ्टर डैम में कौन कौन सी गैसेस पाई जाएंगी, ये
किन चीजों पे डिपेंड करेगा? पहली चीज तो क्या हो गई, माइन एक्सप्लोजन के पहले माइन एटमॉस्फेयर का आपका कैसा था, क्या कंपोजिशन था उसका, ठीक है। और दूसरा इस पे भी डिपेंड करता है कि आखिर जो एक्सप्लोजन हुआ है, कंबशन जो हो रहा है ना, मतलब जो एक्सप्लोजन किसके कारण हो रहा है, कंबशन के कारण। हाँ, तो ये जो कंबशन हो रहा है ये किस चीज के कारण हो रहा है, ठीक है। अब जो आफ्टर डैम का मिक्सचर है उसमें क्या क्या पाया जाता है भाई, ऑक्सीजन होता है 5% के आसपास, नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा होती है 80 से 85%, मीथेन गैस भी होती है, चूंकि वो तो जलेगी ही, तो जलने के बाद उसका एक्सप्लोजन के बाद जो उसका बेसिकली परसेंटेज होगा वो तो घटेगा ही, तो 0.3 से 0.5% के आसपास होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 4 से 12% होता है, जनरली 10% पाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके सारी गैसेस के बारे में। जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस गैस है, ठीक है। अर्थ में ज्यादातर ये पाई जाती है गैस, ये पानी में हल्का फुल्का सॉल्युबल है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पे जो है तो 100 ml पानी में 3 ml ऑक्सीजन जो है तो डिजोल्व हो जाता है। इसकी जो डेंसिटी है 1.428 kg पर न्यूटन मीटर क्यूब, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी हैवीनेस की, तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.1 है, मतलब कि ये हल्का सा हैवी है हवा के मुकाबले, है ना। आपकी हवा की स्पेसिफिक ग्रेविटी, एयर की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आप 1 मान के चलो, तो वहां पर एयर के मुकाबले ये थोड़ा ज्यादा वजनी होता है। इसकी सबसे खास बात ये ऑक्सीजन की, ये लाइफ को सपोर्ट करता है, जिंदगी को सपोर्ट करता है, कंबशन मतलब कि चीजों को जलने में मदद करता है, ठीक है। जहां पर वर्कर्स आपके काम करते हैं वहां पर यह गैस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। डिटेल में मतलब यार सौरभ ऐसा है कि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं ये चीजें, जहां मुझे जैसा डिटेल में लगेगा वो चीजें मैं आपको वैसे बताऊंगा। ज्यादातर चीजें आपकी रिपीट ही होनी क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। बट ये था कि माइंड वेंटिलेशन के एक अलग से सेपरेट अगर सिलेबस आपका चलता है, जस्ट अब आप चीजों को ऐसे समझिए कि हमारी जो ईएमटी था उसमें ये भी था कि भाई कुछ चीजें हैं आपकी, कुछ चीजें नहीं है ना, जरूरी नहीं है आप लोगों के, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपका एक पर्टिकुलर लेक्चर, जैसे आपको माइंड वेंटिलेशन कंप्लीट करना है, पढ़ना है, आपको दोबारा से रिवीजन करना है, तो ये होना चाहिए ना कि हाँ माइंड वेंटिलेशन मैं लेक्चर 1 2 3 एक लाइन से देखता जाऊं, मेरा सिलेबस के हिसाब से ही है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है कि एमटी में आपको ढूंढना पड़ता है चीजों को कि हाँ मेरा ये सिलेबस में ये था, ये वाला टॉपिक था, इस लेक्चर में है, तो वो आपके लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। एंड मौके पे ये अच्छी चीज है आपके लिए कि एक लाइन से आपको सारी चीजें जहां जैसा जो जरूरी होगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एक वीक के अंदर टारगेट लेके चल रहा हूँ कि मुझे कंप्लीट करना है एनी हाउ, ठीक है। नोट्स भी प्रिपेयर्ड है, इसीलिए मेरे को थोड़ा टाइम भी लग रहा था चीजों को बनाने में, इसीलिए थोड़ा सा डिले मैंने किया है, थोड़ा क्या बहुत डिले कर दिया हूँ, लेकिन ये कि नोट्स बन जाते हैं तो आसानी रहती पढ़ाने में फटाफट। फिर आप इनको नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते नहीं बना सकते, पढ़ के फुर्सत करिए, नोट्स बनाने में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे अब आप एंड मौके पे, मैं काहे के लिए फिर मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, अब ऑक्सीजन गैस की डेफिशिएंसी माइंस में क्यों होती है? अब ऑक्सीजन गैस जो है तो माइंस के एयर में इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि लोग बाग सांस लेते हैं, है ना, भला बता सांस लेने से दिक्कत है, सेफ्टी लैंप्स जलता है इसलिए न जलाओ। स्ट्राटा में आपका जो स्ट्राटा की जो गैसेस है उसके साथ डाइल्यूट होने लगता है, बेसिकली रिएक्शन करने लगता है ना, घुल जाता है उसके साथ, इसीलिए उसका परसेंटेज कम हो जाता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कोयला हो गया, टिम्बर हो गया, पायराइड्स हो गए, इनका ऑक्सीडेशन होता है। कोयले का ऑक्सीडेशन होने पर हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जब जाती है तो क्या मिलता है हमें, हमें बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग देखने को मिलता है। जो टिम्बर है वो जब सड़ता है तो फंगस जब ग्रोथ करते हैं तो फंगस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। माइंस में अगर कहीं आग लग जाती है, एक्सप्लोजन होता है, तब ऑक्सीजन का यूज अप हो जाता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज गिरने लगता है बहुत तेजी से। अदर गैसेस जब हायर कंसंट्रेशन में होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मीथेन गैस हो गया, तो इनका जब परसेंटेज बढ़ता है, या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2 भी,
तो उसके कारण भी आपको इसकी डिक्रीज देखने को मिलेगी, इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, इसकी कमी देखने को मिलेगी। अब ऑक्सीजन का कंजम्पशन अगर हम अलग अलग वर्किंग सिचुएशंस पे देखेंगे तो ऑक्सीजन का कब कहां कैसे कितना कंजम्पशन होता है। तो बेड में रेस्ट करते टाइम लगभग इतना कंजम्पशन होता है, 0.237 लीटर पर मिनट का कंजम्पशन होता है ऑक्सीजन का। अगर कोई रेस्ट पे है, खड़ा है, ठीक है, तो 0.328 लीटर पर मिनट। अगर कोई 3.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल पैदल चल रहा है टुचुक टुचुक करके, तो उसमें उस केस में 0.78 लीटर पर मिनट। अगर कोई 6.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल चल रहा है खुदुक खुदुक के, तो उस केस में 1.5 लीटर पर मिनट। और अगर कोई 8.1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है या फिर कोई नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा है, तो लगभग 2.5 लीटर पर मिनट। एंड अगर कोई बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है तो 4 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है। अब माइंस एयर में, माइंस की हवा में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सेट किया गया। जैसे इंडिया में 19%, यूएसए में 19.5% एंड यूएसएसआर में 20%। अच्छा चलिए एक जीके का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या रशिया यूएसए का एक पार्ट, यूएसएसआर का एक पार्ट है? अब का ऑक्सीजन का अगर 1% घटता है, ऑक्सीजन का अगर 1% घटता है, ऐसा पाया गया है कि अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज में अगर 1% की गिरावट होती है, तो उसके 1% गिरावट में लगभग जो ऑयल लैंप्स होते हैं उनकी फ्लेम में 30% की गिरावट देखने को मिलेगी। 1% ऑक्सीजन घटा मतलब 30% की सीधी गिरावट होती है। और फ्लेम सेफ्टी लैम्प की अगर हम बात करें, तो ऑक्सीजन अगर 16% है कहीं पर, तो फ्लेम सेफ्टी लैंप आपका बुझ जाता है, उस केस में एक्सटिंग्विश हो जाता है। अगर हम ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें कि अगर ऑक्सीजन की कभी कमी होती है कहीं पर, तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। तो पहला कि ये बोलता है कि अगर ऑक्सीजन के परसेंटेज में 21% से लेके 18% तक अगर ऑक्सीजन कहीं पर मौजूद है, ठीक है, तो उस केस में ह्यूमंस की लाइफ को किसी भी प्रकार का डेंजर नहीं है। ह्यूमन बींग्स इवन की 15% ऑक्सीजन में भी सरवाइव तो कर लेंगे। जो कैनरीज और स्मॉल बर्ड्स हैं वो लगभग लगभग 8% ऑक्सीजन में सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए उन्हें अच्छा गाइड नहीं माना जाता है। जब अगर आप ऑफिशियल ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में अगर देखें, तो कैनरीज हो गई, कैनरी बर्ड चिड़िया मतलब मुनिया कैनरी है ना, मुनिया बर्ड जो हो गई, मुनिया चिड़िया जो हो गई, तो उसको अपन कंसिडर अच्छा नहीं मानते उस केस के लिए जहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि वहां पे वो सरवाइव कर जाएगी लेकिन हम निपट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको ठीक नहीं माना जाता है। अब साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पे आते हैं कि क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो 17% अगर कहीं पर ऑक्सीजन है तो आपकी ब्रीथिंग फास्ट हो जाएगी और गहरी सांसें लेने लगेंगे आप। 15% ऑक्सीजन में आपका सर घूमने लगेगा, आपको थोड़ा मतलब ऐसा लगेगा जैसे गांजा फूंक लिए हो, है ना। कान में बजिंग साउंड आने लगेगा, घूं घूं की आवाज आने लगेगी, है ना, झंझनाहट टाइप से होने लगती है। हार्ट बीट आपका हल्का सा बढ़ जाएगा, तेजी तेजी से धड़कने लगेगा, ठीक है। 13% ऑक्सीजन पे तो आप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, आप चक्कर आने लगेंगे आपको। अगर बहुत लंबे समय तक 13% ऑक्सीजन जहां पर भी जिस हवा में भी मौजूद है वहां पर आप अगर काम करते हो या खड़े हो, तो उस केस में आपका जो है तो कॉन्शियसनेस होने लगेगा, मतलब आप बेहोशी छाने लगेगी। 9% में आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, है ना, आपको जो है तो दिखाई नहीं देने लगे, दिखाई देना बंद हो जाएगा, चक्कर मार देगा सीधे। 7% में तो आपकी जिंदगी अब खतरे में आ चुकी है। और 6% में अगर थोड़ा सा भी हिले तो सीधे यमराज दिखाई देंगे और कोई नहीं दिखाई देंगे, ठीक है।
अगर हम बात करें नाइट्रोजन गैस की, तो नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेरिक एयर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लगभग 5 में से 4 हिस्सा अगर हम करें, मतलब 5 हिस्से अगर करें माइंस एटमॉस्फेयर का, उसमें से 4 हिस्से में तो सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही भरी पड़ी रहती है। ये कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस होती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.967 होती है, लगभग अर्थ के वजन के बराबर, सॉरी एयर के वजन के बराबर होती है। ये इनसॉल्युबल होता है पानी में, है ना, मतलब कि 100 ml पानी में 1.8 ml जो है तो आपका नाइट्रोजन गैस 15 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स होता है, तो मतलब लगभग लगभग इनसॉल्युबल ही है। ये एक इनर्ट गैस है, ये ना तो जलता है, ना ही लाइफ को सपोर्ट करता है, ना ही कंबशन करता है, मतलब कि कंबशन इन द सेंस कि किसी चीज को जलने में मदद भी नहीं करता है। प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनिमल टिश्यूज के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। इसमें इसका जो है तो ब्रीथिंग के समय, जब ब्रीथिंग की प्रोसेस आप करते हैं, तो ये किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करता है, मतलब कि जैसे कि हम ऑक्सीजन का ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जब जाती है तो उससे बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है? ग्लूकोज टूटता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वाटर प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसके केस में ये किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं करता है, तो इसे किसी भी प्रकार की हमें मतलब हमसे मतलब ही नहीं है इसको। नाइट्रोजन का कभी कभार जो है तो अंडरग्राउंड फायर्स को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, नाइट्रोजन गैस का। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी रहेंगी। नाइट्रोजन आता कहां से है आखिर? जब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपके डिकम्पोज होते हैं, सड़ने लगते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात समझते हैं, जैसे कोई कहीं पे कोई जानवर मरा पड़ा है, उसमें से जो बदबू आती है ना आसपास जब अपन निकलते हैं, वो नाइट्रोजन है, बहुत लार्ज अमाउंट में। अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन जनरेट होता है वहां पे, है ना। जब एक्सप्लोसिव्स, ऐसे एक्सप्लोसिव से हम ब्लास्टिंग करते हैं जो कि नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड है, ठीक है, वहां पे होते हैं। इसका अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बट ये ऑक्सीजन की कमी कर देता है वहां पे, है ना। और इसके कारण हमें अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन के प्रभाव तो आप पढ़ ही चुके हो, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑक्सीजन के, है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट एंड, नहीं, यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक होता है यूएसएसआर। सन 1992 के आसपास, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। रशिया जो है तो यूएसएसआर से अलग हो चुका है, ठीक है। और रशिया जो है तो यूरोप में आता है, आपका यूरोपियन कंटिनेंट में आता है वो। अब रशिया टोटल 42 देशों के साथ, 42 नहीं, एग्जैक्ट नहीं याद है, 42 या 10 ऐसी कुछ थे, या तो ज्यादा थे या तो कम थे, दो में से कोई एक केस था। इन देशों के साथ इकट्ठा होकर रशिया जो है तो अपना एक अलग ही कंट्री बना दिया, रशिया, ठीक है। तो यूएसएसआर सेपरेट है पूरी तरह से, रशिया यूएसएसआर में नहीं आता है, पहले था, अब नहीं है। मैंने जो पढ़ा अभी उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो बात की। चलिए, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। इन शॉर्ट्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, आप लोगों को जो जनरल स्टडीज के लिए अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं
इन शॉर्ट्स में आपको मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें रहता है। मैं जब तैयारी करता था तो मैं उसका यूज करता था, बहुत ही शानदार ऐप लगता है मुझे इन शॉर्ट्स। तो जनरल स्टडीज के लिए तो बेस्ट लगता है मुझे, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। और स्टडी लवर वीर को देख सकते हैं आप। स्टडी लवर वीर एक यूट्यूब पे चैनल है, बहुत ही फेमस बंदे हैं, उनको मैं बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, स्टडी लवर वीर। इनके वीडियोस आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स में। इनके आपके द हिंदू के वीडियो आते हैं डेली, द हिंदू का, तो वो आपको नहीं देखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो उनका एक और आता है लेक्चर, आधे घंटे का डेली का लेक्चर रहता है उनका, डेली रहता है वो, मॉर्निंग में रहता है, क्योंकि 5 बजे के आसपास लेते हैं मॉर्निंग में, सुबह 5 बजे या 4 बजे बहुत बार लिए है। अभी एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता कितने बजे लेते हैं, लेकिन लेते हैं, डेली लेते हैं। एक आता है पीआईबी करके, द हिंदू का इनका चलता है 8-9, मतलब देर से आता है। बाकी पीआईबी हो गया, पीआईबी करके आता है, नैनो, हाँ नैनो मैगजीन करके ये इनका एक चलता है। तो वो नैनो मैगजीन डेली का जो आता है, अब मतलब दुनिया भर के सभी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को इकट्ठा करके उनकी न्यूज इकट्ठा एक जगह पे आपको आधे घंटे के अंदर मिल जाएगी, जो जरूरी है। तो उतना आपके लिए पर्याप्त है मतलब। इसको देखिए, द हिंदू यूपीएससी वालों के लिए होता है, लेकिन ये इन जनरल सभी एग्जाम्स में आपका काम देगा। तो ये नैनो मैगजीन करके उनकी जो आती है वो आप जरूर देखिए। अगर जनरल स्टडीज में आपको अच्छा खासा कवर अप करना है, पुराना भी नया भी, तो वो लगभग 1 महीने का लेके चलिएगा पुराना, है ना, अभी से, आज की डेट से 9 अक्टूबर का पूरा, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये कलरलेस, ऑर्डरलेस और गैस है, जो कि बिटर इन टेस्ट होता है ना, मतलब कि हल्का सा कड़वापन रहता है स्लाइटली, जो है तो ये एसिडिक टेस्ट देता है आपको, ठीक है। ये लगभग 1.5 गुना ज्यादा वजनी है हवा के मुकाबले, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 है, 1.52। पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है, लगभग 100 ml पानी में 15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 100 ml जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो घुल जाता है, जिससे कि एक बहुत ही वीक एसिड बनता है। और वीक एसिड बन रहा है मतलब एक दिक्कत की बात तो है। ये कंबस्टिबल नहीं है, जलता नहीं है, लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, ना ही जलने को सपोर्ट करता है। अब एल्वेलाई में जो एयर होती है, एल्वेलाई क्या है यार, हमारे लंग्स में छोटी छोटी बोरियां हैं, वो छोटी छोटी बोरियों में हवा भर जाती है, ठीक है। अलग से फेफड़े में, इतना बड़ा फेफड़ा गुब्बारे जैसा नहीं है, उसमें छोटे छोटे गुब्बारे और है, मिलियंस ऑफ गुब्बारे, मिलियंस ऑफ। अब उनमें हवा भर जाती है, तो लगभग 5.6% जो है तो पूरे जो छोटी उन एल्विलाई की जो एयर होती है उसमें 5.6% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और अगर यह 5.8% से अधिक हो जाता है परसेंटेज इसका वहां पर एल्विलाई के एयर में, तो उस केस में हमारी जो ब्रीथिंग है, जो सांस लेने की रफ्तार है, वह सीधे डबल हो जाती है। इसके अगर हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें, तो 0.03% में तो नॉर्मल कंडीशन है ना, लैम्प पे भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। 0.5% पे आपका डेप्थ एंड फ्रीक्वेंसी, सांस लेने की जो रफ्तार है, और यूं कह दूसरा है जो सांस लेने की जो आपकी गहराई है कि कितनी गहरी गहरी सांसें ले रहे हो, वो बढ़ जाती है ना, ज्यादा गहरी सांसें लोगे और तेज तेज से सांस लोगे। लेकिन लैम्प पे किसी प्रकार का इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। 1% अगर कहीं पर मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप और गहरी सांसें लोगे, और उस केस में भी लैम्प पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3% कार्बन डाइऑक्साइड में आपकी जो ब्रीथिंग रेट है वो डबल हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई काम कर रहा है तो उसको तुरंत ही वो, उसका जो बॉडी है वो काम करना बंद कर देगी, ठीक है। और लैंप पे अब प्रभाव पड़ा कि अब ये बड़ी दिक्कत के साथ जलेगा लैंप, ठीक है। 6% में आप
बहुत तेजी तेजी से सांस लेने लगोगे, मतलब जैसे किसी को वो हो गया हो, अस्थमा के भी वाले बंदे को देखते हो ना, वैसी आपकी हालत हो जाएगी। और ऐसे केस में तो लैम्प सीधे बुझ जाएगा। ले मतलब क्या है, जस्ट इमेजिन करो, लैंप लेके हम लोग गए हैं, 6% अगर मौजूद है, एक तो साला वैसे भी मरने की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर से ये बत्ती अलग से बुझ रही है, अलग से करी आएंगे इसको, कि बस साला तू भी साथ छोड़ दिया। 10% में नारकोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मतलब कि आपको नशा मार देगा, बेहोशी छाएगी, अगर आप बहुत लंबे समय तक रहते तो बेहोश हो जाएंगे। 20% में कुछ घंटों तक आप तड़पेंगे, और फाइनली आप यमराज के दर्शन करेंगे। ठीक है। बिल्कुल। बाकी नैनो मैगजीन देख लेना, आप लोगों के लिए जरूरी है, जनरल स्टडीज है ना सिलेबस में। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये प्रोड्यूस कहाँ होती, किस चीज के कारण प्रोड्यूस होती है? तो लोग बाग सांस लेते हैं इसलिए प्रोड्यूस होती है। लगभग 50 लीटर पर आवर पर वर्कर जो है, तो इतना प्रोड्यूस होता है। जो लैंप होती हैं उसके जलने के कारण होता है, लगभग 0.5 से लेकर 5 लीटर पर मिनट पर लैंप होता है। जब टिम्बर वगैरह सड़ने लगते हैं, कोयले का स्लो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग के टाइम पे। माइंस में आग लगी है, एक्सप्लोजन हुआ, ब्लास्टिंग हुआ, उसके कारण प्रोड्यूस होता है। इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं जहां पर, जैसे कि डीजल लोकोमोटिव, मतलब डीजल से चलने वाले अगर कोई आप मशीनरी यूज कर रहे हो, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन वो कंज्यूम करेगा ही। कोल माइंस में जो आपका स्ट्राटा है, तो स्ट्राटा के गैस के आउटबर्स्ट के कारण ये प्रोड्यूस होता है, या फिर यूं कहिए कि पोटैश माइंस में जो है, तो वहां पर भी ये चीजें देखने को मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। एसिड वाटर जब कार्बोनेट रॉक्स के साथ रिएक्शन करता है, एसिडिक वाटर मतलब कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो चुका है पानी में, और आसपास कार्बोनेट वाले पत्थर हैं जैसे कि कोयला हो गया, उसके साथ वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो एसिडिक वाटर का जब रिएक्शन होता है तब भी यह देखने को मिलता है। अब ऐसी कौन कौन सी जगह है कि जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है? जो लोअर लेवल्स होते हैं, जो डिप साइड वाली वर्किंग्स होती हैं, वहां पे पाई जाती है। माइंस के रिटर्न एयरवे में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। जो पुअरली वेंटिलेटेड एरियाज होते हैं वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और जो सील्ड ऑफ एरियाज होते हैं गोफ में, वहां पे पाई जाती है ये गैस बेसिकली। स्टैट्यूटरी लिमिट की बात करें तो इंडिया में कहा जाता है कि 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और यूके में बोलता है कि 0.2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं लेवल, देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का लेवल, देखिए यार यूके में और इंडिया में कितना डिफरेंस आ जाता है। आगे देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कभी भी कार्बन या कोई कार्बोनेशियस मटेरियल इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलता है, मतलब कि ऐसी जगह पे आग लगी है जहां पर ऑक्सीजन की कमी है ना, मतलब ऐसी चीज कार्बन वाली कोई भी चीज अगर जल रही है और ऑक्सीजन की कमी में जल रही है, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। ये सबसे डेंजरस खतरनाक गैस होती है, कोल माइंस में हो चाहे मेटल माइंस में हो।
अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और नॉन इरिटेटिंग गैस होती है। ये हवा से हल्की होती है, हल्की होती है ना, हवा से 0.967 के आसपास जो है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ये कंबस्टिबल है, कंबस्टिबल मतलब जलनशील है, लेकिन जलने में मदद नहीं करेगा, आग में घी डालने का काम नहीं करता भाई ये, है ना। ये हवा में लगभग 700 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जलता है, ठीक है। जब ये जलता है तो भैया 700 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, और ये लाइट ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, बड़े प्रेम से जलता है ये, ठीक है। और इसके साथ ही CO2 प्रोड्यूस करेगा, ये जब जलेगा तो CO2 प्रोड्यूस करेगा। ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब जलती है तो CO2 प्रोड्यूस करती है। भयानक वाली बात हो गई यार, ये पानी में सॉल्युबल ही नहीं है, एकदम कार्बन डाइऑक्साइड का अपोजिट, सॉल्युबल है ही नहीं, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से सॉल्युबल है होता है। 100 ml पानी में लगभग 2.3 ml ही बस डिसॉल्व होगा 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ये जब मिक्सचर एयर के साथ जब ये एक मिक्सचर बनाता है तो एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाता है एयर के साथ मिलके ये, है ना। हाँ, कब बनाएगा? 12% से लेके 75% की रेंज में जो है तो अगर ये मौजूद है हवा में तो ये एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर बना देता है, लेकिन इतना जनरली मिलता ही नहीं है। अकरेंस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड आखिर कैसे प्रोड्यूस होता है माइंस में, तो सबसे पहला तो हमने देख लिया कि भाई कोयला या फिर कोई भी अदर कार्बोनेशियस मटेरियल के ऑक्सीडेशन के कारण होता है। मतलब कि कोई भी चीज अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है किसी चीज का तो इसका फॉर्मेशन होगा ही होगा, ठीक है। नॉर्मल माइनिंग कंडीशंस में जो परसेंटेज है इसके फॉर्मेशन का वो ना के बराबर होता है ना, और हार्मलेस भी होता है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। ज्यादातर कहां पाया जाता है? रिटर्न एयरवे में, कोल माइंस के। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल की अगर हम बात करें, ये सबसे मेन सोर्स है प्रोडक्शन का, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रोडक्शन का, ठीक है। और इसके कारण स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में आपका डेंजरस परसेंटेजेस में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड इंडियन कोल माइंस में देखने को मिल सकती है। एक्टिव माइन फायर्स की बात करें तो अंडरग्राउंड माइंस में अगर कहीं पर आग लगी है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। टिम्बर में अगर कभी आग लग गई या टिम्बर, तो सॉरी, हाँ वही, टिम्बर में अगर कभी आग लग गई तो उसके कारण भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है तो प्रोड्यूस होता है। मीथेन हो या कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो, मीथेन का एक्सप्लोजन हो चाहे कोल डस्ट का एक्सप्लोजन हो, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता ही होता है। ये एक प्रिंसिपल, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक सबसे मेजर गैस है जो कि ये प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ। अब जब मीथेन गैस का एक्सप्लोजन होता है या फिर कोल डस्ट का एक्सप्लोजन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज इतना ज्यादा होता है जिसके कारण लोगों की डेथ तक हो जाती है। कोल डस्ट एक्सप्लोजन के कारण सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो यह ध्यान में रखिएगा, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मीथेन एक्सप्लोजन के कारण सबसे ज्यादा, फायर डैम्प एक्सप्लोजन के कारण सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, कि कोल डस्ट एक्सप्लोजन के कारण सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो आपको कोल डस्ट एक्सप्लोजन याद रखना है। एक्सप्लोसिव्स और ब्लास्टिंग के अगर एक आप फैक्टर माने कि इसके क्या इसके कारण प्रोड्यूस होती है, तो एक्सप्लोसिव्स में ऑक्सीजन जो है तो मौजूद होता है, ठीक है, ताकि भाई पूरी तरह से अब एक्सप्लोसिव क्या एक तरीका का केमिकल रिएक्शन होता है जहां ब्लास्टिंग के समय पे, और ब्लास्टिंग होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव ने मतलब ब्लास्ट कर लिया हमने, है ना। तो वो जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो क्या होता है कि जैसे ही ब्लास्टिंग होगा तो इस केमिकल रिएक्शन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम एक्सप्लोसिव में ऑक्सीजन नहीं डालेंगे, ऑक्सीजन जो है तो सही पर्याप्त मात्रा में अगर नहीं मौजूद है एक्सप्लोसिव में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगी।
और अगर आप एक्सप्लोसिव की जो ब्लास्टिंग है, एक्सप्लोसिव की मदद से जो ब्लास्टिंग करते हैं आप स्ट्रॉन्ग रॉक्स में करते हैं, है ना, वीक रॉक के मुकाबले, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, क्योंकि जल्दी ही जल के ब्लास्ट हो जाएगा, जितनी जरूरत है उतना ही आपका गैस प्रोड्यूस होगा, उससे ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होगा। अंडरग्राउंड मशीनरी की बात करें तो जितने भी डीजल इक्विपमेंट्स एयर कंप्रेसर्स हैं, है ना, वो अगर फॉल्टी है, मतलब कि किसी प्रकार का फॉल्ट है उनमें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है तो अप्रिशिएबल क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होती है एग्जॉस्ट गैसेस में, इंटरनल कंबशन इंजन में, जैसे कि डीजल लोकोमोटिव्स। इनफैक्ट मतलब ये पाया गया है कि जितनी भी मशीन प्रोड्यूस करती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर उनको वो कब प्रोड्यूस करती है, अगर हम उनका प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन नहीं करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और भी ज्यादा वो प्रोड्यूस करती है। इंजन ऑयल डलवाते हो, इसीलिए होता है। स्मूथ तरीके से काम करेगा अगर आपका इंजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कम प्रोड्यूस होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड के अगर मैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करूं, तो ये बहुत ही पॉइजनस गैस है, ज्यादातर इसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, अपने जिसके ऊपर भी अटैक करेगा, जो विक्टिम होता है इसका, उसको जब ये उसके ऊपर अटैक करता है ना, तो उसको शुरू में पता ही नहीं चलेगा कि साला उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण प्रभाव पड़ा है ना, और जब तक में उसको पता चलेगा तब तक में वो बहुत देर हो चुकी होगी। अब इसका ये जो पॉइजनस कैरेक्टर है, ये ऐसा क्यों है कि इतना ज्यादा पॉइजनस हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, जो कि एक बेसिकली हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का कैरियर है, ऑक्सीजन कैरी करके ले जाता है, ठीक है। जितना तेजी से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होता है, उससे 300 गुना ज्यादा तेजी से कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होगा। और ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होने के साथ ही उसके साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने पर ये प्रोड्यूस करेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये याद रखिएगा, HbCO। अब ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ये कैसा होता है, ब्राइट पिंक कलर का होता है ना, और इनके बीच का अगर मैं रिएक्शन बात करूं, तो ये रिएक्शन होती है ना, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करा के। तो इसमें होता क्या है कि जब भी आप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सूंघते हो, तो आपका ब्लड में वो इतना 300 गुना ज्यादा तेजी से मिक्स हो रहा है, और क्या बना रहा है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब खून को कर देगा गाढ़ा। जब खून हो गया गाढ़ा, फ्लो उसका बंद हो गया, फ्लो बंद हो गया, आपकी बॉडी में जब खून की रनिंग ही नहीं है, ब्लड की रनिंग ही नहीं है, पिंक कलर का हो जाता है आपका खून, है ना, पापा की परी टाइप। और पापा की परी तो बर्बाद तो करेगी ही, क्यों जी, सही कहा ना। द रेट एट विच CO combines with hemoglobin depends on द, अब कितना तेजी से हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करेगा, वो किस चीज पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि भैया सामने वाला कितनी देर तक वहां बैठा रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज कितना था इस पे डिपेंड करता है, या फिर वह काम क्या कर रहा है इस पे डिपेंड करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर थोड़ा सा भी प्रोड्यूस कहीं पर मौजूद है और आपने उसे सूंघ लिया, है ना, तो आपका ब्लड वहां पे मान के चलो कि वो ऑक्सीजन लेना बंद कर देगा, जो कि लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो चुका है। कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघने पर आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है, अगर आप थोड़ा लंबे समय तक रहते हैं तो, क्योंकि ऑक्सीजन तो सीधे सीधे ऑक्सीजन का सप्लाई बॉडी में रोक देता है ना यार। दिक्कत सबसे बड़ी इसके साथ ना यही होती है, उसके साथ क्या हमारे साथ होती है, मतलब अगर सूंघ लिए तो। अब कार्बन मोनोऑक्साइड वाली हवा को अगर आप सूंघते हो, तो उसका ह्यूमन बींग्स पे क्या प्रभाव है। अगर कहीं पे 0.02% कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है,
तो आपको सर दर्द होगा, अच्छा फील नहीं होगा, मतलब बेचैनी सी होने लगेगी, डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। हो सकता है अगर आपने इतनी गैस को 45 मिनट तक सूंघ लिया तो आप 45 मिनट बाद लुढ़कने लगो, किसी चीज से टकरा जाओगे, पिलर्स हो गए, कोई लकड़ी का सपोर्ट हो गया, उससे टकरा जाओगे, ठीक है। काम करते टाइम 45 मिनट, 2 घंटे तक अगर आप रेस्ट पोजीशन पे और कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघ रहे हो, तब ये केस आपको देखने को मिलेगा। 0.12% अगर कहीं पे मौजूद है तो आपको धड़कन बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है, धड़कन बढ़ जाएगी 10 मिनट बाद अगर काम कर रहे हैं तो, और रेस्ट पे हैं तो 30 मिनट बाद। 0.2% पे बेहोशी छा जाएगी 10 मिनट अगर बाद काम कर रहे हो तो, और रेस्ट पे हो तो 30 मिनट बाद। 0.5 से 1% पे तो आपकी 10 से 15 मिनट में मृत्यु हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड के इफेक्ट्स इतने खतरनाक होते हैं कि आप अपनी ताकत खो दोगे, आप अपनी सोचने की क्षमता खो दोगे, आपको सूंघने में मजा आने लगेगा, और जब मजा आने लगेगा तो आप और सूंघोगे, और सूंघोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको पैरालिसिस मार देगा। तब भी आप घसीटते हुए जिस ओर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी उस ओर आप बढ़ते रहोगे। आपको समझ में नहीं आएगा आप क्यों ऐसा कर रहे हो, बस आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप बढ़ते चले जाओगे। अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको जैसे नशा हो जाता है ना तो दर्द महसूस नहीं होता, सेम वही है, वही केस होता है यहाँ पे। फिर भी हम नशा करते हैं, है ना। मतलब मैं नहीं करता, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो इतना चीज है। अभी क्या क्या बचा है? डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ सी ओ यूजिंग बर्ड्स और माउस, मोनिया, बेरल्सबर्ग, ये भी अच्छा है। स्पेंसर्स वर्क है, अच्छी अच्छी चीजें, बढ़िया डिटेल में एकदम बेहतरीन तरीके से देख लेंगे। बाकी तो फिर कुछ नहीं है, कल कल क्या, आज ही इसको खत्म करना है। मैं देखता हूँ शाम तक एक लेक्चर और ले लूंगा इसका, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, आप लोग रिवीजन करिए। तब तक मैं देखता हूँ, मैं आपको फर्दर इन्फॉर्म करता हूँ कि मेटल माइंस की क्लास होनी है कि नहीं होनी है, बताता हूँ मैं। बाकी आज होगा, कंफर्म होगा। मेरे को थोड़ा, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बिजी चल रहा हूँ किसी पर्सनल इश्यू के कारण, है ना। तो थोड़ा आप कॉपरेट इतना कर रहे हैं तो आज बस, और मैं आज पक्का आपकी क्लास लूंगा मेटल माइंस की, तो उसको कंप्लीट कर दूंगा आज। और शाम तक मैं एक बार फिर से सोचता हूँ कि वेंटिलेशन का एक और क्लास ले लें, तब तक में आप लोग रिफ्रेश हो जाइए, फिर देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।